हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। और मैं विवेक यादव और बहुत से लोग जब मैं उस कोर्ट के दौरान उस टाइम था कोर्ट के अंदर, मैं और मेरा दोस्त लोकेश और विभव भैया मेरे साथ 3 लोग प्रेजेंट थे। इनके अलावा उस कोर्ट रूम में कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं था जो हमारी बातों को समझ सके, जान सके कि कोर्ट में हुआ क्या। बट तथाकथित लोगों ने उल्टा सीधा मैसेज ग्रुप में डालना शेयर कर दिया कि ये हो गया वो हो गया। डिसीजन आया भी नहीं था, उसके पहले ही लोग उल्टा सीधा वायरल करने लग गए थे। ये वही लोग हैं जो पिछले 7 सालों से पिछले 7 साल से तो अब कहना गलत होगा, अब 8 साल हो गया क्योंकि अब 2026 चल रहा है। रूल बना है 2019 में। तो पिछले 7-8 सालों से जो ये लोग मलाई खा रहे हैं, वही लोग इसका अपोज कर रहे हैं, वही लोग इसको खुशी जता रहे हैं। लेकिन जो बहुत और चूंकि 2 दिन से मैं उसके बारे में भी बताऊंगा क्या हुआ था और क्या आगे करने वाले हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और बहुत से लोग मुझे कॉल और मैसेज कंटिन्यू लगातार कर रहे थे, मैं किसी का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। रीज़न ये था, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बावजूद भी मैं कोर्ट गया था और कोर्ट में बैठा था। जो मेरे साथ हैं उनको पता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इतना भागा दौड़ी था, इतना काम था, इतना वर्कलोड था कि सबका रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल था। और मैंने सोचा कि अगर मैं इंडिविजुअली सबको अगर रिप्लाई करने बैठूंगा तो मैं सबको जवाब देते देते थक जाऊंगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा और ग्रुप में मैंने ऑलरेडी पहले ही मैसेज कर दिया था। मैंने अभी टाइम निकला, अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा दौड़ा भागी लगा हुआ है। आज ही मेरे पास कई कॉल मैसेज आए कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप बता दीजिए सही सही बात क्या है। तो मैंने कहा कि देखिए, जो मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए, उन सबको जवाब देने का टाइम जब आएगा तब दिया जाएगा। तो मैं अभी आ गया हूँ। हाँ, तो लोग क्या कह रहे हैं, पहले मैं लोगों के बारे में बात करूँ कि पहले मैं बताऊँ कोर्ट में क्या हुआ। चलिए मैं चालू करता हूँ। कोर्ट में क्या हुआ था, मैं इतना बस पहले मैं कोर्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए, कोर्ट में जो चीज़ें चलती हैं, कोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको शेयर नहीं किया जा सकता है। मैंने कुछ दिन पहले कुछ चीज़ें शेयर की थी, तो फिर मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि आप इस तरह से कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं कर सकते, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस चीज़ को मैंने भी अपने मन में सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है। फाइनली जजमेंट आने से पहले आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट मैं मोटा मोटा आपको इतना समझा देता हूँ कि आयोग ने इस बात को तो एक्सेप्ट किया है कि जो पिटिशनर्स हैं उनके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा हैं। ये 28 तारीख को ही एक्सेप्ट हो चुका था और वो भी माननीय जस्टिस मनीष माथुर के ऑन रिकॉर्ड में एक्सेप्टेड है। दूसरा चीज़, रजत यादव का केस मेंशन है वर्सेस राजस्थान सुप्रीम कोर्ट का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ वर्सेस श्याम वी कृष्णा भी मेंशन है। तो सारी चीज़ें मेंशन है। रजत मौर्य का भी केस मेंशन है, इंदिरा साहनीवाद भी मेंशन है। तो कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और देखिए क्या होता है कि हमारे जो जज साहब थे, वो उनका जो भी डिसीजन था, जो आयोग ने जो मेमोरेंडम बनाया था, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के बारे में बात किए हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और हम इस तरह का मेमोरेंडम बना सकते हैं और इसको अपने लागू कर सकते हैं। तो वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज उसको कैसे लेते हैं, और जो भी जज ने डिसीजन दिया है वो उनके हिसाब से सही है। और हम माननीय न्यायालय के डिसीजन को मानते भी हैं और उनकी इस डिसीजन को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने सीधी सीधी सी बात बोली है कि आप जो है मेमोरेंडम को चैलेंज करिए, नोटिफिकेशन को चैलेंज करिए, तो सारी की सारी चीज नल वॉइड हो जाएंगी। और सेम चीज़ जस्ट यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में जस्टिस अजीत जी के बेंच में इसी चीज़ को जब प्रेजेंट किया गया था तो वहाँ पे बहस भी हुई थी और वहाँ पे इसको नल एंड वॉइड बोला गया
क्योंकि चार दीवारी के अंदर बैठ के 6 लोग डिसाइड करेंगे कि यूपी की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी और यूपी में कौन लोग नौकरी करेंगे, कौन लोग नौकरी नहीं करेंगे, और आरक्षण पे ये नियम बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। माननीय जस्टिस अजीत जी ने ये बात बोली थी, जो मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, उनके रिट के थ्रू पता है और उनके पिटिशन के थ्रू। हमारे केस में यही फ़र्क होता है कि जस्ट टू जस्ट चीज़ें वेरी करती हैं स्टेट में। हमारे केस में माननीय जस्टिस मनीष माथुर ने जो जजमेंट दिया उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। माननीय जस्टिस अजीत जी ने जो जजमेंट दिया उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो फिलहाल कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आयोग को एक प्रकार से कह सकते हैं राहत मिल गई है। वो अपना मेंस करा सकता है या जो भी करवा सकते हैं, जो भी तरीका है उनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट गए। इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं, ये तो प्रूफ हो चुका है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। आयोग ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हम कैटेगरी में ही पास करते हैं। और इसका जवाब जो है कोर्ट की ही थ्रू मिलेगा और इसके लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे। अभी हमने हाई कोर्ट में ही जारी किया था। कई लोग कह रहे थे कि मैं डर गया, मुझे धमकी मिल गई, मैं पिटीशन वापस ले लिया। अरे भाई, मैं डरने और धमकी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। डरने और धमकी से अगर पीछे हटने वाला होता ना तो मैं आयोग के सामने गेट नंबर 2 पे जाके प्रोटेस्ट नहीं करता। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी चीज़, मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। मैं खुल के मैं बोल रहा हूँ, यूपी के रिजर्व कैटेगरी जितने भी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, पीएस, सैनिक आरक्षण, एक्स सर्विसमैन, जितने भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मैं उन सब के लिए लड़ रहा हूँ। और पिछले 7 सालों में, 8 सालों में इन लोगों ने क्या किया है? आपके जो तथाकथित यूट्यूबर एजुकेटर हैं, तथाकथित लोग हैं, क्या किया है उन लोगों ने? उनसे ज़रा पूछिएगा। अभी मैं उनका काउंटर करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से भी बात की है। मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ूंगा। जब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े डिसीजंस हैं, तो क्या ये आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? क्या आयोग यूपी के रिजर्वेशन पॉलिसी से बड़ा है? क्या आयोग यूपी सरकार से बड़ा है? क्या आयोग भारत के संविधान से बड़ा है? क्या आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रूल कर देगा, ओवर रूल कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। ये आज भले ये मेंस करा ले, लेकिन इस मेंस को रद्द करा के रहेंगे। और आप देखिएगा, इस रिजल्ट को हम ना रिवाइज कराएं तो आप देखिएगा हमारी टीम को, मेहनत को। हमने कुछ ही महीनों में इस पोल पट्टी को खोल दिया। पिछले 7-8 सालों से जो पोल पट्टी दबी पड़ी थी, आयोग ने जो दबा रखी थी, उस पोल पट्टी को हमने पूरे व्यापक तौर पे आंदोलन करके, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा के, लोगों को जागरूक करके, मीटिंग कर करके लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया, और लोग अवेयर भी हुए हैं। रही बात केस विड्रॉ करने की, लोग कह रहे हैं कि आपको केस विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। ऑन द स्पॉट लॉयर का डिसीजन होता है कि उनको ऑन द स्पॉट क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर वो नहीं करते तो केस हमारा डिसमिस हो जाता, केस हमारा खराब हो जाता और फिर हम फंस जाते। तो हमारे पास दो ही मौके थे, या तो केस को खराब कर दो, केस फंसा दो, और उसके बाद लड़ते रहो। जब तक हाई कोर्ट में लड़ लो, हाई कोर्ट में लड़ते रहो, और फिर अगर जब तक हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगी तब तक हाई कोर्ट में फंसे रहो। एक चांस ये। दूसरा, या तो केस को विड्रॉ करो और विड्रॉ करके फिर से एक नया केस फ्रेश फाइल करो और उसके बाद एक नई तरीके से लड़ाई लड़ो। इस मेमोरेंडम को चैलेंज किया जाए। जस्टिस मनीष माथुर ने जैसा बोला है तो वही चीज़ की जाएगी। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है, कब करना है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। जब किया जाएगा तो बताया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो रजत यादव के केस में जिन्होंने डिसीजन दिया है, फर्स्टली मैं बता देता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर के एस चौहान। डॉक्टर के एस चौहान
इन्होंने ही रजत यादव वर्सेस राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वर्डिक्ट लेकर आए हैं, जिसमें दीपांकर दत्ता जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह, तो उनको तो एक एक बारीकी पता है। मैंने उनको सारा पॉइंट उनको बता दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये तो केस मजबूत है, बहुत मजबूत केस है आपका, और आप निश्चिंत रहिए। और इस सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बच पाएंगे, स्टेट में भले ही ये बच जाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं बच पाएंगे। तो मैं तो तैयार हूँ और मैं लेकर भी जाऊँगा। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए सिस्टमेटिक आगे बढ़ने का। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि ये लंबी लड़ाई है। पिछले 7-8 सालों से जो आपके हक खाए गए हैं, जो आपके राइट खाए गए हैं, जो मेरे राइट खाए गए हैं, मेरे दोस्तों के राइट खाए गए, मेरे साथ जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं, आपने 50% ओबीसी एससी एसटी को सील मतलब एक सीलिंग पे रख दिया और 10% ईडब्ल्यूएस को एक जगह आपने बांध दिया। बची 40% सीट आपने अनरिजर्व को जनरल कैटेगरी बना दिया। मतलब आपने इसको जनरल कोटा बना दिया है। और इस जनरल कोटा में ये जो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और इनकी कट ऑफ कम जाएगी। और ये कम नंबर पे सेलेक्ट होकर नौकरी करके कहेंगे कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम कंपटीशन बीट करके आए हैं। ऐसा होगा? ये न्याय प्रणाली है? नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे। अब जितना करना था कर चुके। असिस्टेंट इंजीनियर की जिस तरह से भर्ती फंसी है, यूपीपीएससी की एग्रीकल्चर की जिस तरह से भर्ती फंसी है, आरओ 2023 मेंस कराना है आप करा लीजिए, ये भी फंसेगी और इसको फंसा के ही रखूँगा। जैसे मैं 4 महीने तक लगा था ना, अब इसको मैं आगे तक लेकर जाऊँगा। यूपीपीसीएस 2025, इसमें अच्छा खासा टाइम है। जो हमारी गलतियां हैं उसको यहाँ पे सुधारा जाएगा। जो वीक हमारा जो की पॉइंट है, जो कमज़ोर पॉइंट रह गया है, उसको यहाँ सुधारा जाएगा और इसमें अभी से सुधार करके उसको सही कर लिया जाएगा। आयोग के पास जितने भी हथियार थे उसने दे दिए। इनको बहुत जल्दी है आरओ को कंप्लीट कराने की, क्योंकि आरओ का तो पेपर 23 में आया, पेपर लीक हुआ, आपको भी पता है कितना घोटाला चला है इसमें। उसके बाद ये सारे सिस्टम हुए हैं, तो हो सकता है कि बहुत बड़े स्तर पे करप्शन हुआ हो, तो कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं, तो जो भी हो। दूसरी चीज़, अब मैं उधर के पॉइंट से निकल के सोशल पॉइंट पे आता हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने धमकी दिया है और ना ही मैं डर के पिटीशन वापस लिया हूँ। ये कोर्ट का डिसीज़न था और कोर्ट में मेरे लॉयर का डिसीज़न है और मेरे लॉयर ने जो भी डिसीजन लिया वो सोच समझ के डिसीजन लिया है, ठीक है ना, पहली बात। और हमारी टीम वर्क कर रही है, एक साथ काम कर रही है। हमारी टीम इंटरनली करके सारा काम कर रही है। जिसको जो काम करना है सब काम अपने तरीके से कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़, ये लड़ाई अब बंद नहीं होने वाली है, अब ये लड़ाई और आगे जाएगी। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब तक डिसीजन नहीं आएगा ये कैलेंडर नहीं देंगे। उस दिन डिसीजन आया, उसी दिन उन्होंने कैलेंडर दिया। अब उसमें यूपीपीसीएस का जो लोग बोल रहे थे, जो फलाता था कथित यूट्यूब एजुकेटर, पीसीएस की वैकेंसी जनवरी में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी, मई जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, कैलेंडर लाइन पे आ जाएगा, आ गया? नहीं आया ना, क्योंकि आयोग को पहले से पता था कि आरओ की भर्ती और यूपीपीसीएस 2025 की भर्ती फंसेगी, इसका एग्ज़ाम डिले होगा, इसलिए यूपीपीसीएस 2026 को लेट लेकर गए थे। इसलिए यूपीपीसीएस 2026 दिसंबर में गई है। रीज़न ये है जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब 1 साल पूरा खाली है और एक महान यूट्यूब एजुकेटर लोग जो बोल रहे थे आरओ की वैकेंसी लगी है, अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगी, जून जुलाई में मेंस हो जाए, प्री हो जाएगा, नई वैकेंसी आ जाएगी। कहाँ गए वो लोग? ज़रा उनसे पूछिए कहाँ मेंशन है आरओ का एग्ज़ाम और कहाँ है आरओ का नोटिफिकेशन अप्रैल में। उनसे जवाब मांगिए। कितने लोगों को बहकाते हैं, उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन थी ना, तो इतना ज़्यादा मिसलीड क्यों किया इन्होंने? एक बात, ठीक है ना। पहले तो इनको आप लोग जो भी ये लोग कर रहे हैं उनसे बात करिए, ठीक है। दूसरी बात, आगे की लड़ाई जारी रहेगी। ये अब लड़ाई बंद नहीं होने वाली जब तक मैं जीत नहीं जाता। यूपीपीसीएस 2025, यूपीपीसीएस 2026, आरओ 2023 में माइग्रेशन के साथ रिजल्ट लेकर रहेंगे। अभी तक मैं यूपीपीसीएस 2025 में पिटिशनर नहीं बना था। मेरे 90 क्वेश्चन है, 90+ क्वेश्चन है मेरे,
लेकिन अब मैं उसमें भी बनूंगा और मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करूंगा। चूंकि मैं उसमें ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था तो मेरे क्वेश्चन कम रह गए थे, क्योंकि आर ओ में मैं इन्वॉल्व था। बट अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। और और दूसरी चीज़, एक बात और क्या था, हाँ हाँ हाँ, एक कुछ लोग क्या कह रहे हैं, क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं कि विवेक भाग गया, विवेक पैसा लेके भाग गया। जरा जो लोग ये बातें बोल रहे हैं जरा वो बताएं कि किसने कितना पैसा दिया है। हमारे ग्रुप में 17 से 18,000 20,000 की फंडिंग हुई थी, और उस फंडिंग में क्या क्या किया गया, कितना खर्चा हुआ है, मेरे ग्रुप में एक एक रुपया लिखा हुआ है और एक एक रुपये का खर्चा लिखा हुआ है। टोटल फंडिंग बस इतनी हुई हमारे ग्रुप से। और मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे गया कि सर मुझे फंडिंग करो, मुझे फंडिंग करो, मेरे अकाउंट में इतना पैसा डालो, और केस की सिंगल हियरिंग भी ना हो। जस्ट लाइक यूपी पीसीएस 2024। उन लोगों से क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा, ये जितने भी तथाकथित यूट्यूबर थे, वो यूट्यूबर कहाँ गए? क्योंकि किसी विशेष वर्ग से सम्मिलित थे, किसी विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे थे क्या? उनसे पूछिए कितने लड़कों ने कितना पैसा दिया। मुझे तो पर्सनली कॉल करके बताते हैं लड़के, 3,000 मैंने दिया, मैंने 4,000 दिया है, मैंने इतना दिया है, उतना दिया है। उसका अगर मैं रिकॉर्ड निकालूं तो आपको पता चल जाएगा। उनका केस का अगर मैं हियरिंग डाल दूं, उनका दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। सिंगल हियरिंग नहीं हुई उस केस की, यूपी पीसीएस 2024 की। हम तो आरओ को 2023 पे पूरे व्यापक तौर पे पूरे यूपी में इसको जागरूक किया, सारे रिजर्व कैटेगरी को एकजुट किया, उठाया और हाईकोर्ट तक लेकर गया और लड़े भी। आयोग वहां पे आया भी, एक्सेप्ट भी किया इनके नंबर ज़्यादा हैं, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया ना। आप लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि नहीं ओबीसी की तो कट ऑफ इक्वल ही जाती है अनरिजर्व के। यहाँ तो सीधा सीधा आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि ज़्यादा जा रही है ओबीसी की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, इवन एससी एसटी की भी ज़्यादा जा रही है। एक्सेप्ट तो हो गया ना। ये आंसर है वो जो लोग बोल रहे हैं। चौथी चीज़, अभी कुछ लोग जो हैं जो तथाकथित जो मंच वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये मैंने आपसे पहले भी बोला था कि न्यायिक प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, बहुत बड़ी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। उनसे पूछिए कि माइग्रेशन के मुद्दे पे आपका मुंह क्यों बंद है, माइग्रेशन पे आप क्यों नहीं बोल रहे हो। वो अभी भी क्या बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें पारदर्शिता की बात कहाँ से आ रही है बार बार। क्या माइग्रेशन विथ ट्रांसपेरेंसी की हमने बात नहीं की थी क्या? ट्रांसपेरेंसी का मतलब हिंदी में पारदर्शिता ही होता है, जिसको अगर हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं पता है। अब माइग्रेशन रिजर्वेशन का पार्ट है, तो रिजर्वेशन का तो सबसे बड़ा वायलेशन हो रहा है। आपको तो नौकरी ही नहीं दी जा रही है, तो पारदर्शिता लेकर क्या कर लोगे आप? और जो लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं वो पारदर्शिता ला भी देंगे तो आपको माइग्रेशन कैसे कराएंगे, जरा उनसे पूछिए। क्या पिछले जो कट ऑफ हैं उसको तो आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि इनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और वो हमें बोल रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जटिल होती है, वहाँ जाने से कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। अगर ऐसा है वैसा है तो रजत यादव का डिसीजन नहीं आता, सौरभ यादव वर्सेस जो एमपी का है जो मैटर है वो डिसीजन, उत्तर प्रदेश का वो डिसीजन नहीं आता, ठीक है ना। इंदिरा साहनी वाद नहीं आता। जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, बहुत अपोज आपको सहना पड़ता है। और ये वही लोग अपोज करते हैं जो आपकी सीटों का हक मारते हैं, आपकी सीटों आपके राइट को मारते हैं। अगर आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए। आप जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो आप करोगे क्या? अब एक एग्जांपल है और आगे बात बढ़ता हूं मैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत जवाब देना जरूरी है, क्योंकि मिसलीड करने का काम बहुत लोग कर रहे हैं, कई लोग मिल के कर रहे हैं। यूपी पीसीएस 2025 में जितनी भी सीट हैं, 900 सीट हैं, उसमें जरा पूछिए कि ओबीसी को सीट कितनी दी गई है। ओनली 23%, ओनली 23%, मतलब वो 27% भी नहीं है, 4% सीट खा गए, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन का वायलेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नल वाइड हो जाएगा पूरी की पूरी वैकेंसी। दूसरी चीज़, ओबीसी को 23% सीट देने के बाद माइग्रेट भी नहीं करना है। आरओ 2023 में मैं अब डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इसमें जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है वो कम कर दी गई है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। और एआरओ में ओबीसी की सीटें बहुत कम हैं।
इसीलिए ओबीसी की एआरओ की कट ऑफ गई है 142 प्लस और अनरिजर्व में एआरओ की कट ऑफ गई है 126 प्लस। ये है डिफरेंस एआरओ की। और आरओ की कट ऑफ गई है 131 नंबर अनरिजर्व, जिसको जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, और आरओ ओबीसी की कट ऑफ डब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 140 प्लस। और इतना जाने के बाद कुछ यूट्यूब एजुकेटर और कुछ न्यूज़ चैनल, उनको हंसी आ रही है, वो हंस रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। ये तो हो गई आरओ एआरओ यूपी पीसीएस की बात। अब आती है एलटी ग्रेड की, जो अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने कुछ कट ऑफ अपलोड किया था वहाँ। प्रवक्ता अंग्रेजी की कट ऑफ कितनी गई थी? 67 नंबर गई थी अंग्रेजी में अनरिजर्व की कट ऑफ। 81 नंबर गई थी एससी की कट ऑफ, एससी शेड्यूल कास्ट। 86 नंबर गई थी ओबीसी की कट ऑफ। तो इस कट ऑफ को कैसे आप पार करोगे? 67 नंबर वाला पाके पास हो जाएगा और 86 नंबर वाला फेल हो जाएगा प्रवक्ता अंग्रेजी में। जीआईसी में भी तो आपने देख लिया। लड़ो आप। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा सही है, आप इतना नंबर ला सकते हो, ला के दिखाओ। आपसे कम नंबर पाने वाले सेम बैटलफील्ड के और आपसे ज़्यादा आर्थिक तौर पे मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि ओबीसी को 27 दिया गया, एससी को 21 दिया गया, एसटी को 2% दिया गया, जनरल कैटेगरी को 10% दे दिया गया। बचे कितने? 5% तो बचे जो धनाढ्य लोग हैं, जो समाज में स्टेब्लिश लोग हैं। उन 5% को 40% की सीट दे दी गई है, और वो भी कम नंबर मेहनत करके आप नौकरी ले लो। मैं विदाउट प्रूफ बात नहीं करता हूँ, और मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है। मुझे सिर्फ वीडियो बनाना होता ना, तब का मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता। और क्या मुझे बात करनी थी? हाँ बात करते हैं, और भी बात करते हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में ओबीसी की सीट कितनी है? 20 है। ईडब्ल्यूएस की सीट वहाँ भी कम है, एससी की सीट कम है, लेकिन अनरिजर्व की सीट कितनी है? 143 सीट है 224 में। मतलब ओबीसी का आबादी कितनी है? 65%, और वो 65% आबादी 20 सीट के लिए लड़ेगी, और 15% आबादी में 10% लोगों ने ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर लिया, 5% सिर्फ लोग रहेंगे वो अनरिजर्व में लड़ेंगे 143 सीट के लिए। क्या बात है। और उनको माइग्रेट भी नहीं किया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते ना भाई। क्योंकि आयोग ने साफ साफ कह दिया कि आप ज़्यादा नंबर लाओगे तो आप डिजर्व कैसे करोगे? आप डिजर्व नहीं करते। और ये पॉलिसी लाने के पीछे एक ही रीज़न है। पशुधन में ओबीसी की तो 0 सीट है, वहाँ तो बंदा ओबीसी वाला कहाँ जाएगा? अनरिजर्व में ओटीआर चेंज करे बार बार जाके। एक बार ओटीआर चेंज करेगा, फिर ओटीआर चेंज करेगा, बस वो दिन भर ओटीआर ही चेंज करता रहे, फिर फॉर्म भरे। यहाँ पे तो 0 सीट है, वहाँ कैसे माइग्रेट कराएंगे आयोग वाले? क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा इस सारी चीज़ों को। और जो आप पे जो आपसे कह रहे हैं ना कि चीज़ें सही हैं, उनसे क्वेश्चन करिए, उनसे जवाब मांगिए, उन तथाकथित यूट्यूब एजुकेटरों से जवाब मांगिए। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। आगे की रणनीति मैं बता देता हूँ। आगे की रणनीति क्या है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। मैंने क्या कहा था, मैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में रहूँ चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर में रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आगे की रणनीति क्या है। आगे की रणनीति सीधी सी बात है कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट का प्लान कर रहा हूँ। चीज़ें अगर हाई कोर्ट से आ जाती थी तो ठीक था, हाई कोर्ट से अगर नहीं आया तो मैं इनको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट तक इनको मैं आयोग को लेकर जाऊंगा, क्योंकि आयोग ने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन है, और ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 आप जानते हो, तो समानता का अधिकार का उल्लंघन है। इसके लिए इनको हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में हम पूरी लड़ाई के साथ लड़ेंगे। हम देखते हैं ये कहाँ तक लड़ सकते हैं। मैं भी नहीं पीछे हटने वाला हूँ, और मैं आप सभी से कहूँगा कि पूरी के पूरे यूपी के रिजर्व कैटेगरी यूनाइट हो जाओ। अभी भी मौका है। अगर देखिए इतने सालों में कोई भी आगे नहीं आया,
कोई सिंगल पर्सन नहीं आगे आया। कितने हमारे बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो बैठ के तैयारी करते करते एक एज निकल गई। वो जो 35 साल के थे वो 45 चले गए, जो 30 के थे वो 40 चले गए, और जो 25 के वो 35 चले गए, उम्र के हो गए। लेकिन अगर वो लड़े होते तो आज ये हम लोगों को यहाँ नहीं लड़ना पड़ता। तो अभी भी मौका है कि अब हम लोग को यूनाइट होके एक साथ बढ़ना है, और हम लोग बदलेंगे, और हम पक्का बदलेंगे। और देखिए, जब मैं अकेला, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि मैं अकेला ही चला था इस लड़ाई में, तब मेरे साथ कोई नहीं था। तो अभी भी मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, तब भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी मेरे राइट का उल्लंघन हो रहा है, मैं नहीं पीछे हटूंगा। दूसरी चीज़, अब तो मेरे ग्रुप में 7,000 लोग हैं। 7,000 बहुत लोग होते हैं। ये 7,000 लोग क्या से क्या कर सकते हैं इनको पता नहीं है। तीसरा पॉइंट, 2027 में इलेक्शन है यूपी का। अब यूपी गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि उनको रिजर्व कैटेगरी के साथ रिजर्व कैटेगरी का विकास करना है कि नहीं करना है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी को साइड में रख के सिर्फ एक ही विशेष वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। आप हमसे वोट लोगे और हमको कहोगे कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो इलेक्शन पीरियड भी है, तो इस इलेक्शन पीरियड में तो हम रिजर्वेशन को लागू करा के रहेंगे, और रिजर्वेशन माइग्रेशन लागू करा के रहेंगे हर हाल में। अभी ये जो ज्ञापन देने का शुरुआत जो चला था वो अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट में इन्वॉल्व हो गए थे। संसद का सेशन स्टार्ट होने वाला है। संसद के सेशन में ये मुद्दा जोरों शोर से उठेगा, और उसको उठाएंगे, और हमारे ग्रुप की टीम के मेंबर काम करना चालू भी कर दिए हैं। बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है ना, बजट सत्र हमारे यूपी में भी स्टार्ट होगा, वहाँ पे भी ये मुद्दा उठेगा। मुद्दा विधानसभा में उठ चुका है, लेकिन इसका कोई भी किसी ने मंत्री ने जवाब नहीं दिया लिखित तौर पे। दोबारा यह मुद्दा उठेगा, दोबारा ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा, और दोबारा हम हर वो काम करेंगे जिससे कि आयोग पे प्रेशर बने। एक सोशल प्रेशर तो बनेगा ही, अब बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, लोगों में जागरूकता आ चुकी है, अब ये जागरूकता बनी रहनी चाहिए। सभी लोगों को एकजुट और यूनाइट होने की ज़रूरत है। ये अपनी लड़ाई है, अपनी हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई में हम आगे बढ़कर लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और मैं नहीं पीछे हटने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए, और ना ही मेरी टीम हटने वाली है। क्योंकि मैं जब किसी चीज़, मेरे बारे में आप एक बार पता कर लेना कि मैं जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ ना, तो मैं एकदम पूरी ताकत लगा देता हूँ, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी। मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो लोग मेरे से कह रहे हैं कि आंदोलन करो सड़कों पे, भाई रिजर्वेशन पॉलिसी है। रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार को आंदोलन करने से अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये संवैधानिक चीज़ है। जब ज़रूरत होगा आंदोलन करने का तब आंदोलन किया जाएगा। बिना मतलब का तुरंत पे सड़क पे पहुंच के अपने लोगों को मुझे कमज़ोर नहीं करना है। ये संवैधानिक लड़ाई है। संवैधानिक लड़ाई में कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, राज्य सरकार का ऑलरेडी डिसीजन मेंशन है, हर जगह से डिसीजन आ चुका है। उसके बाद भी आयोग उसको नहीं लागू कर रहा है, और सरकार को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। और माननीय सीएम जी को हमने 3-4 बार हमने ज्ञापन दिया है, हम उनके दरबार में ज्ञापन पहुंचाए हैं। उसके बावजूद भी अगर इसको लागू नहीं कराया जा रहा है तो ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। हम जो कोशिश कर सकते वो सारा कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश जारी रहेगी, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक रिजर्वेशन माइग्रेशन लागू नहीं हो जाता। हर एक भर्ती में अभी RO 2023, यूपी PCS 2025, इन सब में लागू कराना, और जो भी एग्ज़ाम हो रहे लगातार उन सब पे लागू कराना है। अगर आयोग सोच रहा है मैं एग्ज़ाम करा के भर्ती कंप्लीट करा लूँगा, रिजल्ट जारी कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप रिजर्वेशन का वायलेशन करके रिजल्ट जारी कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनसे मैंने बात किया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर रिजर्वेशन का वायलेशन होता है, माइग्रेशन का वायलेशन होता है, तो ये रिजल्ट नहीं जारी कर पाएंगे। और मेरे पास ठोस प्रूफ भी है। तो मैं तो अच्छे से लगने वाला हूँ, अब तो और अच्छे से लगूंगा। अभी तो मुझे लग रहा था कि ठीक है चीज़ें हो जाएंगी, अब तो पूरी ताकत के साथ लगूंगा। इन्होंने मुझे और हिम्मत दे दिया है।
और तथाकथित यूट्यूब एजुकेटर और तथाकथित यूट्यूब प्रतियोगी छात्र के जो तथाकथित जो मंच लोग हैं, उन्होंने मुझे और हिम्मत दे दिया है कि इस लड़ाई में मैं और आगे बढ़ूँगा। और मुझे जितना सपोर्ट बैकडोर से जितना मुझे मिला है, जितना मुझे आप लोगों ने सहयोग और समर्थन दिया है, उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। इस डिसीजन के बाद भी कई लोगों ने मेरे साथ एक होप जोड़ा है, एक उम्मीद जोड़ी है कि नहीं आप लड़िए, हम हैं आपके साथ। तो मैं लड़ रहा हूँ, मैं नहीं पीछे हटूँगा। बस आप मेरे साथ खड़े रहो, मैं नहीं पीछे हटने वाला हूँ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसको सभी लोग ज्वाइन करिए। यूपी के जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं सभी ज्वाइन करिए। और क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी की बात है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोक सेवा आयोग ही ऐसा कर रहा है। हो सकता हो कोई शिक्षा चयन आयोग भी ऐसा कर रहा हो सकता हो UPSSC भी ऐसा कर रहा हो, लोगों को ना पता चल रहा हो। तो सारा का सारा भेद खोलेगा अब धीरे धीरे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। मैं टेलीग्राम के लिंक को मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करूँगा और आपको वो क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी पिन करूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। अब ये आवाज़ और दूर तक जाएगी। अब ये लड़ाई जारी है, क्योंकि ये लड़ाई अब सोशल जस्टिस की है। और शुरू से मैंने बोला था कि ये लड़ाई सोशल की जस्टिस की है और मैं नहीं पीछे हटने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप लोग अच्छे से रहिए। मैं भी थोड़ा कुछ दिन रेस्ट करता हूँ, फिर अच्छे से पूरी ताकत के साथ लगता हूँ और फिर मैं आगे की रणनीति पे और अच्छे से काम करूँगा। आप लोग अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखें। धन्यवाद।